नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी के लिए। दोस्तों, इसकी शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हम इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज से लगभग 10 साल पहले से आज तक के प्रश्न, उन प्रश्नों को और उस प्रश्न के अंदर, अर्थात एक प्रश्न के अंदर जो प्रश्न छुपे हुए हैं उनको बाहर लाना और उन पर हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न तो वो हैं जो पूछे गए हैं, और उसी प्रश्न के अंदर 1, 2, 3 प्रश्न जो और बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारे सभी प्रश्न आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बीएड के लिए आने वाली है। उसकी तैयारी के लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही उपयुक्त होगा और बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके भी अन्य मित्रों तक भी इस ज्ञान की पहुंच हो सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के हमारे प्रश्न इस प्रकार हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, किसके संदर्भ में न्यायाधीश को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? तो इसका उत्तर है बाधक चरों के संबंध में। बाधक चरों के संदर्भ में न्यायाधीश को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये देखिए परीक्षा में 2014 की उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अब है प्रश्न क्रमांक 2, वह चर जो स्वतंत्र चर से प्रभावित होता है जिसके कारण वह आश्रित चर को भी प्रभावित करता है। तो यह है बाधक चर। बाधक चर जो होता है स्वतंत्र चर से प्रभावित होता है और स्वतंत्र चर से प्रभावित होने के कारण वह आश्रित चर को भी प्रभावित करता है। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, वह चर जो स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच में होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह चर जो स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच में होता है वह कौन सा चर है? तो वो है बाधक चर। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, वह चर जिसमें शोधकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है, यानी मैनिपुलेशन किया जा सकता है, तो वो है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में शोधकर्ता मैनिपुलेशन कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है। अब है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, वह चर जिसके बारे में शोधकर्ता पूर्व कथन करना चाहता है। तो शोधकर्ता पूर्व कथन जो करता है वो आश्रित चर के बारे में करता है। इसका आंसर होगा आश्रित चर। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, ये है, एक कार्यकारी परिकल्पना है। कार्यकारी परिकल्पना कौन सी है? यह भी प्रश्न UPHESC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। एक कार्यकारी परिकल्पना है, इसका आंसर है अग्रिम शोध हेतु अनंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना। इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 से और क्लियर हो जाएगा इसका आंसर।
वह परिकल्पना जिसे शोधार्थी इस विश्वास के साथ करता है कि वह यथार्थ है। यानी शोधार्थी ऐसी परिकल्पना करता है कि वास्तव में जब हम शोध हो चुका होगा हमारा, तो जो परिकल्पना हम किए हैं वो परिकल्पना सिद्ध होगी, सही साबित होगी, यानी यथार्थ होगी। तो वह परिकल्पना जिसे शोधार्थी इस विश्वास के साथ करता है कि वह यथार्थ है, यानी सिद्ध होने वाली है, वही परिकल्पना कार्यकारी परिकल्पना होती है। और यहाँ पर देखिए, एक कार्यकारी परिकल्पना क्या है? अग्रिम शोध हेतु अनंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना। अब हमारा है प्रश्न क्रमांक 8, किस परिकल्पना को शोध परिकल्पना कहते हैं? दोस्तों, इसी परिकल्पना को यानी कार्यकारी परिकल्पना को ही शोध परिकल्पना भी कहा जाता है, रिसर्च हाइपोथेसिस। कार्यकारी परिकल्पना को शोध परिकल्पना भी कहा जाता है। अब देखिए आता हमारा प्रश्न 9, न्यादर्श त्रुटि सैंपलिंग एरर में कमी आती है। सैंपलिंग एरर को कम कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यादर्श के आकार में वृद्धि करके। सैंपल का जो आकार होगा वो हम बड़ा कर देंगे तो हमारी सैंपलिंग एरर जो होती है कम होती है। तो प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, न्यादर्श के आकार तथा न्यादर्शन त्रुटि में, न्यादर्श साइज ऑफ सैंपल, न्यादर्श का आकार तथा सैंपलिंग एरर में कैसा सहसंबंध होता है? तो वहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन होता है, नकारात्मक सहसंबंध होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए ये बहुत लाभदायी सिद्ध होंगे ये क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 11 है, सतत एवं द्विभाजी चरों के मध्य सहसंबंध की गणना की विधि है। ये भी प्रश्न यूपीएचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के 2014 के प्रश्न पत्र में आया था प्रश्न। सतत एवं द्विभाजी चरों के मध्य सहसंबंध की गणना किस विधि से की जाती है? तो वो है द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि है, उससे की जाती है। अब है प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 12 है, सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को किस विशेषता के कारण चलन में रहना चाहिए? देखिए, ये इसका विरोध होता है। सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली है, इसका विरोध हो रहा है आज के हमारे शिक्षा प्रणाली में, लेकिन कुछ न कुछ विशेषता के कारण इसको प्रचलन में रहना चाहिए। तो इसकी कौन सी वो विशेषता है कि इसके कारण इसे चलन में रहने की सिफारिश की गई है? तो वो है, यह तुलना के लिए अच्छी है। इसमें तुलना की जा सकती है कि यह बच्चा इससे ऊंचा है, यह 1 नंबर से ज़्यादा है या 1 नंबर से कम है। और जो हमारा आज का असेसमेंट है, जो हमारा आज की मूल्यांकन पद्धति है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें तुलना के अवसर नहीं रह जाते हैं। इसलिए यह परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को इसी विशेषता के कारण इसकी चलन में रखे जाने का सिफारिश किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक वह है जो, सबसे अच्छा पर्यवेक्षक कौन है? पर्यवेक्षण भी वास्तव में शिक्षा पद्धति की एक रीढ़ है। तो ये विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक की अगर बात की जाती है तो कौन है? सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक वो है जो अपने छात्रों को अच्छे से समझता हो। जो छात्रों को अच्छे से नहीं समझ रहा है वो अच्छा पर्यवेक्षक नहीं हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, वह अभिलेख देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सभी यूपीएचएससी की 2014 के एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 14 है, यह भी प्रश्न 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, वह
वह अभिलेख जिसमें छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रयोगात्मक कार्य, रुचियां आदि का रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो है संचयी अभिलेख। इसका आंसर है संचयी अभिलेख, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स इंग्लिश में। प्रश्न क्रमांक 15 है, वह अभिलेख जिसमें छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोट का तात्पर्य ही है, एनेक्डोट का तात्पर्य है घटना। ये लैटिन भाषा का शब्द है एनेक्डोट, इंग्लिश नहीं है ये। तो ये इसको कहा जाता है वृतांत अभिलेख हिंदी में। वह अभिलेख जिसमें छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सार्थक घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब है प्रश्न क्रमांक 16 है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड निम्न में से है। देखिए दोस्तों, आज भय मुक्त वातावरण बनाने की बात कही जा रही है, और वास्तव में दंड नहीं देना चाहिए विद्यार्थियों को। दंड किसी भी सूरत में नहीं देना चाहिए, वर्जित है, निषेध है। लेकिन यदि दिया ही जाए तो कौन सा दंड उपयुक्त होगा, ये बात की जा रही है। अर्थदंड की अतिरिक्त कार्य कि निलंबन की सुविधाओं का हटा लेना। देखिए दोस्तों, 10 अर्थदंड कभी नहीं दिया जा सकता, बहुत ही गलत है, क्योंकि इसका बर्डन बच्चे के अभिभावक पर पड़ता है। निलंबन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लाइफ का सवाल है। बच्चा बेकार हो सकता है, अपराधी हो सकता है, इसलिए यह भी उचित नहीं है। अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है बच्चे को दंड के रूप में, और सुविधाओं को हटा लेना। लेकिन यहाँ पर सबसे उचित जो उत्तर है, आपको लिखना है सुविधाओं को हटा लेना। ये दंड बच्चे को दिया जा सकता है। अगर ये दंड देना, इन दंडों में से कोई दंड देना है तो सबसे उपयुक्त दंड फिर यही है। प्रश्न क्रमांक है 17। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 है, अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किसका मान 0 होना चाहिए। किसकी विश्वसनीयता की बात की जा रही है? परीक्षण की विश्वसनीयता। परीक्षण की अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस चीज का मान 0 होना चाहिए, तो वो है त्रुटि प्रसरण। त्रुटि प्रसरण जो होता है, इरर वेरिएंस ऑफ इरर, उसका मान अगर 0 होगा तो अधिकतम विश्वसनीयता होती है परीक्षण की। प्रश्न क्रमांक 18 है, यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता 1 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता 1 है, अब एक विश्वसनीयता अधिकतम होती है, तो वहां त्रुटि प्रसरण होगा, तो वहां त्रुटि प्रसरण 0 होगा। अगर परीक्षण की विश्वसनीयता 1 है, यह भी पूछा जा सकता है कि किसी परीक्षण की अधिकतम विश्वसनीयता क्या होती है, तो वो होती है 1। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और वहां पर त्रुटि प्रसरण क्या होगा? 0 होगा। अब दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 19वां, अगर किसी परीक्षण की विश्वसनीयता 0 है तो परीक्षण का त्रुटि प्रसरण क्या होगा? तो अगर विश्वसनीयता 0 है तो त्रुटि प्रसरण सबसे अधिक होगा, और सबसे अधिक क्या होगा? 1 होगा। अब जैसा विकल्प हो वैसा आंसर लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक हमारा है 20। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्राप्त अंक तथा वास्तविक अंक का अंतर, दोनों का अंतर। देखिए, प्राप्त अंक अलग है, वास्तविक अंक अलग है, इसका अंतर क्या कहलाता है? तो वो है त्रुटि अंक। त्रुटि अंक। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है, प्राप्त अंक क्या है? प्रश्न उठता है कि
तो ये प्रश्न जो है 20वां तब मालूम होगा जब आप प्राप्त अंक और वास्तविक अंक को जानते हैं। तो प्राप्त अंक क्या है? वह अंक जो परीक्षण से प्राप्त होता है। परीक्षण लिए और जो अंक आ गया उनमें परिस्थितियों का ख्याल नहीं रखा जाता है। परीक्षण से जो आया वो अप्राप्त अंक है। परंतु वास्तविक अंक क्या है? हमारा अंतिम 22वां और अंतिम प्रश्न है, वास्तविक अंक क्या है? तो वह अंक जो परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होता है। जो उस परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होने के बाद जो अंक प्राप्त होता है वह अंक है वास्तविक अंक। तो दोस्तों, आज यही 22 प्रश्न के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो नया डालेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तत्काल मिल जाए और आप इस लाभ से वंचित ना हो। और दोस्तों, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है भदौरिया एजुकेशन, डॉक्टर ए एस भदौरिया। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। इसी के साथ धन्यवाद।